नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हम बात करेंगे आज जालोर के चौहान के बारे में। हमने रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए, अजमेर के पढ़ लिए, सांबर के पढ़ लिए। आज अपन बात करते हैं जालोर के चौहान के बारे में। बात करें हैं पहले जालोर कि जालोर का प्राचीन नाम क्या था। पहले तो महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जाबालीपुर पड़ा। महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इसका नाम जाबालीपुर पड़ा। कि महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इसका नाम जाबालीपुर पड़ा। जाबालीपुर नाम पड़ा, इसकी जानकारी हमें मिलती है। जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। शिलालेख से जानकारी मिलती है कि महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इसका नाम जाबालीपुर पड़ा। जाबालीपुर के बारे में हमें जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से कि इसका नाम जाबालीपुर था। दूसरा पॉइंट मिलता है कि यहां जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इसका नाम जाबालीपुर पड़ा तथा जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। बात कर रहे हैं आगे। जो चौहान वंश का संस्थापक आता है वो आता है कीर्तिपाल चौहान। अब कीर्तिपाल चौहान पहले कहां थे, जालोर में आए कैसे। अब बात कर रहे हैं नाडोल की। नाडोल पड़ता है पाली में। नाडोल का शासक है कीर्तिपाल चौहान। नाडोल का शासक कीर्तिपाल चौहान है। इधर बात कर रहे हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ के शासक का नाम है सामंत सिंह। चित्तौड़ के शासक का नाम सामंत सिंह है और नाडोल पाली के जो शासक है उनका नाम कीर्तिपाल चौहान है। इन दोनों के मध्य आक्रमण होता है। इस आक्रमण में सामंत सिंह की हार होती है। तथा इनके छोटे भाई का नाम मिलता है कुमार सिंह। छोटे भाई का नाम मिलता है कुमार सिंह। कुमार सिंह आक्रमण करता है कीर्तिपाल चौहान पे। सामंत सिंह हार जाता है, छोटा भाई कुमार सिंह आक्रमण करता है। इस आक्रमण में कीर्तिपाल चौहान की होती है हार। कीर्तिपाल चौहान की हार होती है तथा कुमारपाल की जीत होती है। कीर्तिपाल हार गया। हारने के बाद कीर्तिपाल पहुंचा जालोर। जालोर में आकर जालोर के चौहान वंश की स्थापना की कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान को जालोर वंश का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कीर्तिपाल चौहान को टित्तू एक महान राजा भी कहा गया है। ये किसने कहा? मोहनोत नैणसी ने कहा। कीर्तिपाल चौहान के पिता का नाम अलख है। इसने जालोर में जांबलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान के बारे में।
अब जालौर के शासक आते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। पहला आ गया कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान आ गया। कीर्तिपाल चौहान को जालौर का संस्थापक कहा जाता है। जालौर में चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, पहला शासक आएगा कीर्तिपाल चौहान। इसके बाद का जो शासक बनता है, इसके पुत्र आता है समर सिंह। समर सिंह, समर सिंह की पुत्री आती है, उसका नाम है लीला देवी। लीला देवी, लीला देवी का विवाह होता है गुजरात के भीमदेव सेकंड से। भीमदेव सेकंड से विवाह होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। समर सिंह के बाद में आगे शासक आता है उदय सिंह। उदय सिंह शासक बनता है आगे। उदय सिंह के बाद में आगे शासक बनता है चाचिंग देव। चौचिंग देव, चौचिंग देव आगे शासक बनता है। चौचिंग देव के बाद में आगे शासक बनता है सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय जलालुद्दीन का आक्रमण हुआ, सामंत सिंह बनता है। सामंत सिंह के बाद में शासक बनता है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव, कान्हड़ देव चौहान, सबसे प्रतापी शासक। बात करेंगे कान्हड़ देव चौहान के बारे में। इतने शासक बनते हैं जालौर में। कीर्तिपाल बनता है, समर सिंह बनता है, उदय सिंह बनता है, चौचिंग देव बनता है, सामंत सिंह बनता है और कान्हड़ देव चौहान बनता है। अब बात करेंगे कान्हड़ देव चौहान के बारे में। बात कर रहे हैं कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान का शासनकाल माना जाता है 1305 से 1311। 1305 से 1311 शासनकाल माना जाता है। इसके समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली के शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। एक के अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है कान्हड़ देव पे। आक्रमण तो करता है, लेकिन आक्रमण का कारण तो होगा कि क्यों करता है आक्रमण। तो कारण की बात करते हैं सबसे पहले कि ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, पहला कारण। दूसरा कारण मिलता है कान्हड़ देव प्रबंध से। कान्हड़ देव प्रबंध, कान्हड़ देव प्रबंध से कैसे मिलता है? बात कर रहे हैं दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी है। इधर आ गया गुजरात। गुजरात का शासक है बघेला। कान्हड़ देव चौहान आता है। कान्हड़ देव चौहान के दूसरे का उल्लू खां के नेतृत्व में सेना लेके आते हैं गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए सेना आती है तथा कान्हड़ देव के क्षेत्र जालौर में पहुंचती है। तो जालौर में जाके इजाजत मांगनी पड़ती है। यदि कोई भी राजा के क्षेत्र से सेना गुजारनी होती है तो राजा से इजाजत लेनी पड़ती है। बिना इजाजत के सेना नहीं जा सकती। तो इजाजत ली कान्हड़ देव से, तो कान्हड़ देव ने कर दिया मना कि मैं नहीं जाने दूंगा। तुम लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हो, पशुओं के साथ, पशुओं को काटते हो, ब्राह्मणों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हो। इस कारण तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा इस जालौर क्षेत्र से। तो ये सेना को इधर से लाते हैं, मेवाड़ से। सेना को लाते हैं मेवाड़ से। मेवाड़ का शासक है समर सिंह। मेवाड़ का शासक कौन है? समर सिंह है। समर सिंह ने इस सेना को दंड देकर गुजरने दिया। दंड लिया कुछ और फिर गुजरने दिया। सेना आ गई, सोमनाथ मंदिर को लूटा। लूट के अब इधर से मेवाड़ से जाए वापस, तो समर सिंह दंड लेगा वापस। तो इन्होंने सोचा कि हम चलते हैं जालौर के अंदर से। जालौर के अंदर प्रवेश किया तो कान्हड़ देव ने कहा मैंने पहले ही आपको मना किया था कि इधर से नहीं जाना, फिर क्यों आए तुम लोग? तो कान्हड़ देव के नेतृत्व में जेता देवड़ा को कहा जाता है। जेता देवड़ा, जेता देवड़ा, जेता देवड़ा के नेतृत्व में सेना, अलाउद्दीन की सेना रहती है, उस पर आक्रमण करती है तथा जो लूटपाट का माल लेके आए वो लूट लिया तथा
शिवलिंग के टुकड़े भी ले लिए, शिवलिंग के टुकड़े छीने, शिवलिंग के टुकड़े छीने तथा अलाउद्दीन की सेना वापस आ गई दिल्ली। दिल्ली आ गई, दिल्ली आके बताएगी राजा को कि मेरे साथ ये होता। कि मेवाड़ से गए तो जब हम जालोर पहुंचे तो जालोर में कानर देव ने जाने नहीं दिया। तब हम मेवाड़ से आए तो मेवाड़ के समर सिंह ने हमें दंड लेकर गुजरने दिया। जब हम वापस जा रहे थे तो कानर देव के नेतृत्व में जेता देवड़ा द्वारा हमें लूटा गया तथा शिवलिंग के टुकड़े भी छीन लिए गए। यह बताएगा तो यह कारण मिलता है कानर देव प्रबंध में। ठीक है, आगे की कारण की बात करते हैं। एक आता है नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात लिखी थी मोहनोत नैनसी ने, मोहनोत नैनसी कि नैनसिरी ख्यात की बात करते हैं, मोहनोत नैनसी ने लिखी। ये है कानर देव, कानर देव है नैनसिरी ख्यात मोहनोत नैनसी द्वारा। कि नैनसी अपनी कहानी अलग ही बताता है कि दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी है तथा उसकी पुत्री का नाम है फिरोजा, फिरोजा पुत्री का नाम मिलता है फिरोजा तथा कानर देव के पुत्र का नाम मिलता है बीरमदेव, बीरमदेव। कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में इनका सेनापति आता है ऐन के मुल्क मुल्तानी। दोनों के बीच में युद्ध होता है तथा कुछ समय बाद दोनों के बीच में संधि हो जाती है 1305 में। इस संधि के तहत अलाउद्दीन के पुत्र वीरमदेव को दिल्ली के शासक अलाउद्दीन के दरबार में भेजा जाता है। जब दरबार में जाता है तो इधर रहती है फिरोजा, इधर रहता है वीरमदेव। फिरोजा तथा वीरमदेव देखते हैं तथा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तब फिरोजा ने कहा कि मैं तो शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी। वीरमदेव मना कर देता है कि मैं गैर समाज में विवाह नहीं कर सकता। वीरमदेव ने मना कर दिया तो अलाउद्दीन ने प्रस्ताव भेजा कानर देव के पास, कानर देव के पास प्रस्ताव भेजा तथा वीरमदेव ने मना कर दिया तो प्रस्ताव हो गया कैंसिल। एक तो यही कारण माना जाता है कि वीरमदेव तथा फिरोजा के प्रेम संबंध मिलता है दोनों का, वो मिलता है मोहनोत नैनसिरी ख्यात में जो मोहनोत नैनसी द्वारा लिखित। एक ये भी कारण मिलता है। तीसरे चौथे कारण की बात करते हैं तो तारिक ए फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता। तारिक ए फरिश्ता कहता है कि 1305 में कानर देव चौहान तथा दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी दोनों को बीच में संधि हो जाती है 1305 में तथा इस संधि के तहत अलाउद्दीन के दरबार में जाता है कानर देव चौहान। जब कानर देव चौहान के बारे में हिंदुओं के बारे में भला बुरा कहा जाता है तो कानर देव भरी समाज में चुनौती देकर आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। एक यह भी कारण माना जाता है। ये चार कारण माने जाते हैं। है कानर देव चौहान के बारे में। कानर देव चौहान के कुछ ग्रंथ मिलते हैं जो अभी हमने पढ़े भी है। नंबर 1 कानर देव प्रबंध, कानर देव प्रबंध। कानर देव प्रबंध लिखा था पद्मनाभ ने, पद्मनाभ। कानर देव प्रबंध लिखा पद्मनाभ ने। दूसरा मिलता है नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात लिखा था मोहनोत नैनसी ने, मोहनोत नैनसी ने। नैनसिरी ख्यात लिखा मोहनोत नैनसी ने। तीसरा मिलता है तारिक ए फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता। यह लिखा था फरिश्ता ने लिखा। तथा चौथा ग्रंथ की जानकारी मिलती है वो है वीरमदेव सोनग्रारी बाता, वीरमदेव सोनग्रा री बाता, वीरमदेव सोनग्रारी बाता। यह लिखा पद्मनाभ ने, पद्मनाभ ने।
ठीक है, ग्रंथ के बारे में जानकारी हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी तथा कानर देव के बारे में जो आक्रमण होता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। यह हो गया जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग हो गया ये, तथा यह हो गया सिवाना दुर्ग। सिवाना कि जालोर दुर्ग तथा सिवाना दुर्ग दोनों कानरदेव चौहान के अंडर में है। तो अंडर में तो होगा, लेकिन सिवाना दुर्ग का कोई ना कोई तो इंचार्ज रखेगा ना कानरदेव। तो इंचार्ज रखा शीतल देव को, शीतल देव, शीतल देव को इंचार्ज रखा। तथा रानी का नाम मिलता है मेणा दे, मेणा दे, रानी का नाम मिलता है मेणा दे। तथा इनका जो सेनापति रहता है उसका नाम है भावला, भावला पवार, भावला, सेनापति का नाम मिलता है भावला। ठीक है, इधर आ गया दिल्ली का सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना पर अटैक किया जाता है, सिवाना पर अटैक किया जाता है तथा सिवाना दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी की जाती है, लेकिन सिवाना को जीत नहीं पाता है। तो अलाउद्दीन का जो सेनापति रहता है, इस प्रमुख, उसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा भावला को अपनी ओर मिलाया जाता है, अपनी ओर मिलाया जाता है, अपनी ओर मिलाया। कहा कि दुर्ग जीतने के बाद यहाँ का शासक तुम्हें बना दिया जाएगा। तो कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा अपनी ओर मिलाया जाता है भावला पवार को, तथा भावला पवार ने मामकुंड, मामकुंड में गोरक्त मिला देता है, गोरक्त मिला देता है। गोरक्त मिला दिया तो गोरक्त मिले हुए पानी को हिंदू समाज के लोग नहीं पीते हैं। तो नहीं पीने के कारण इस दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े, दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। एक यह कारण माना जाता है कि भावला पवार ने विश्वासघात किया, विश्वासघात किया, भावला पवार ने विश्वासघात किया तथा इसके कारण दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। इसमें शीतल देव ने केसरिया किया, केसरिया किया तथा मेणा दे ने जोहर किया, मेणा दे ने जोहर किया। तथा सिवाना का साका पूरा होता है 1308 में, 1308 में सिवाना का साका पूरा होता है तथा सिवाना का नाम बदल कर रख दिया जाता है खेराबाद, सिवाना का नाम बदल कर रख दिया जाता है खेराबाद। यह हो गया सिवाना का साका पूरा। अब अपन बात करते हैं जालोर के साके के बारे में। दिल्ली के शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और अब जालोर की बात करते हैं। ये हो गया जालोर, इधर से आएगी अलाउद्दीन की सेना। ठीक है, जालोर दुर्ग में है कानरदेव, कानरदेव। रानी का नाम मिलता है जेतल दे, जेतल दे, जेतल दे रानी का नाम मिलता है तथा इनके सेनापति का नाम मिलता है बिक्का दैया, बिक्का दैया। दैया बिक्का के तो या बिक्का दैया के तो एक ही बात है, बिक्का दैया मिलता है। तथा अलाउद्दीन की सेना आती है तथा इसका सेनापति रहता है। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना, कुंजी होती है सिवाना, सिवाना को जीत लिया, सिवाना को जीत लिया और आगे की ओर कुछ कर रहे हैं जालोर दुर्ग की ओर। तो इसका सेनापति रहता है मलिक नाइब, मलिक नाइब, मलिक नाइब सेनापति रहता है। तो इसके नेतृत्व में जालोर दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी की जाती है, जालोर दुर्ग के ओर चारों ओर घेराबंदी की जाती है तथा दुर्ग को जीत नहीं पाया, ये दुर्ग को जीत नहीं पाया तथा
निजाम निजाम कहता है कि जालोर दुर्ग के दरवाजे आज तक कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया, तथा बीका दैया को यह अपनी ओर मिलाता है, अपनी ओर मिलाता है। तथा बीका दैया ने जो दुर्ग के जो गुप्त रास्ते होते हैं वो गुप्त रास्ते बता दिए जाते हैं, दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए जाते हैं बीका दैया के द्वारा। तथा अलाउद्दीन की सेना प्रवेश कर जाती है गुप्त रास्ते में। ये अपने घर पे जाकर अपनी स्वाभिमान पत्नी को बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। स्वाभिमानी पत्नी को बताता है, तो स्वाभिमानी पत्नी ने इसकी हत्या कर देती है बीका दैया की। और जब तक वो दुर्ग आती है तब तक देर हो चुकी होती है, तब तक अलाउद्दीन की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी होती है। तथा कानरदेव के द्वारा जोर होता है, कानरदेव के द्वारा केसरिया होता है, केसरिया, तथा जेतलदेव के द्वारा जोहर होता है। तथा जालोर का साका 1311 में पूरा होता है, साका 1311 में पूरा होता है। तथा अलाउद्दीन का इस पर अधिकार हो जाता है और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया जाता है, जलालाबाद, जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया जाता है और जालोर का साका पूरा होता है। ठीक है, 1311 में जालोर का साका पूरा हो गया। अब जालोर पर एक मस्जिद बनाई जाती है, उस मस्जिद पर तोप रख दी जाती है जिसे कहा जाता है तोप मस्जिद, तोप, जिसका कहा जाता है तोप मस्जिद, तोप मस्जिद। ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद मानी जाती है। तथा प्रथम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो प्रथम मस्जिद मानी जाती है, 2.5 दिन का झोपड़ा प्रथम मस्जिद मानी जाती है। ये तो हो गई जालोर चौहान के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब इनके नोट्स अगली क्लास में बना दिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। थैंक यू।